हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम पांडे और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम शैलो फाउंडेशन में सेटलमेंट टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास में सेटलमेंट के बारे में डिस्कशन कर रखा था और आज हम प्लेट लोड टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन नाउ। तो प्लेट लोड टेस्ट वाज इनिशियली डिजाइंड टू डिटरमिन द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन के। आप ये चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, है ना, अपने हाईवेज वाले पोर्शन में आप इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ द रिजिड पेवमेंट्स. It can be used to find the bearing capacity based on the shear criteria and allowable bearing pressure based on settlement criteria. So this one here you use it in the design of rigid pavements and this one here it is used in the foundation engineering subject. So हमारे काम का ये चीज़ है, alright, this one हमें जो है bearing capacity एक तरीके से निकालनी है. So let us see how we can do that. पहले आप टेस्ट सेटअप यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में पॉइंट्स बताता जाऊँगा, सो यू कैन फर्दर रिलेट टू इट. देखिए, ये जो सिचुएशन है, आपको कुछ इस तरीके से फुटिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है जहाँ पे दो पैरामीटर आपको ध्यान में रखने होते हैं. पहला होता है डेप्थ ऑफ द फुटिंग एंड सेकेंड इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग. ओके, सो दिस इज द बी एफ इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग एट विच द फुटिंग इज बीइंग प्लेस्ड. तो इस सेटअप, इस पूरे सिचुएशन को हमें प्लेट लोड टेस्ट कैसे करना होगा उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ द टेस्ट सेटअप, ऑलराइट, दिस वन इज़ द टेस्ट सेटअप. अब इसमें यदि मैं इसको ग्राउंड लेवल ले लेता हूँ, ऑलराइट, दिस इज़ द ग्राउंड लेवल. तो फर्स्ट आई डिग अप अ पिट, ऑलराइट, और ये जो पिट हम लोग डगअप कर रहे हैं, इसकी जो डेप्थ होती है, ऑलराइट, फर्स्ट इज़ द डेप्थ एंड सेकेंड इज़ द इसकी विड्थ कितनी होगी, ऑलराइट. तो जो डेप्थ होगी दैट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द फुटिंग. जितनी भी डेप्थ आपको फुटिंग की रखोगे फाइनली, दैट विल बी द सेम, ऑलराइट. सो ये आपकी टेस्ट पिट है जिसकी डेप्थ जो है डेप्थ ऑफ द फुटिंग के बराबर है. सेकेंड थिंग इज द विड्थ. अच्छा, आप विड्थ क्या लेंगे, आप इसमें प्लेट लोड टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑलराइट. सो प्लेट लोड टेस्ट में जो प्लेट है उसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, लेट से बीपी, है ना, विड्थ ऑफ द प्लेट. तो एटलीस्ट, है ना, it should be at least what, not less than 5 times BP. So if the BP is let's say 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, 150 सेंटीमीटर तक तो जाएगा ही जाएगा, है ना. So it should not be less than 150 सेंटीमीटर. अनदर थिंग इज, यहाँ पे ये गर्डर टाइप का अरेंजमेंट रहता है विच इज़ यूज फॉर अप्लाइंग द लोड. यहाँ पे आप लोड लगाओगे और लोड अपना इंक्रीज़ करते रहेंगे. जैसे जैसे लोड इंक्रीज़ करते रहेंगे वैसे वैसे हम सेटलमेंट को ऑब्जर्व करेंगे. एंड फॉर दिस देर आर 3 डायल गेजेस विच आर अरेंज्ड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज. ये आपको सामने से दिख रहा है तो नहीं पता चलता है कि 120 डिग्रीज है, बट द एंगल बिटवीन दीज आर 120 डिग्रीज. एंड देन दिस हाइड्रोलिक जैक इज देयर विच इज फॉर द application of the load, for the gradual application of the load. And this girder here is being anchored into the ground on the sides because so that no disturbance or minimum disturbance is there. Alright, so this is the entire setup from this portion to this portion. This is the setup where you dig up a pit first of all and then you do the test. Okay, so let us now see how it is actually done. Let us see the points here. So first of all, let us see the procedure. First point is a pit of size not less than 5 times the size of the rigid plate, that is what, not less than 5 times BP, alright. Rigid plate is being used here. A pit is excavated having depth equal to the depth of the foundation. So that is the first point. Second point, if water table is present at or above the foundation level, alright, if this is there, यानी कि जो DF depth है, alright, इसके ऊपर कहीं पे भी water table मिलता है, alright, यहाँ पे कहीं पे भी, तो उसको पहले आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, पानी आपको वहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, ऑलराइट. सो इट मस्ट बी लोअर्ड बाय पंपिंग बिफोर टेस्ट इज कंडक्टेड. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर टेस्ट. तीसरी बात, रिजिड प्लेट मे बी ऑफ साइजेस 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर. तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइजेस हैं प्लेट्स के, ऑलराइट. इन ही साइजेस से आपका प्लेट लोड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है. These sizes can be square also, these can be circular also, alright. So ये आपका width हो जाएगा या फिर diameter हो जाएगा, whatever be the case. Square होगा तो width and then circular होगा तो diameter. Next is rigid plate is placed at the center of the pit and 3 dial gauges are attached at 120 degree each to measure the average settlement. तो basically किया क्या गया है, हम
लोड लगाएंगे और फिर सेटलमेंट को मेजर करेंगे. सो दिस इज बीइंग डन हियर. Now let's see the fifth point. Load on the plate is applied through the jacking mechanism which can be recorded. So you apply the load and you observe the settlement. Load settlement curve is plotted by taking pressure, that is Q, on the x-axis and settlement on the y-axis. Let us see this point first of all. See it here in the diagram. जो लोड है ये आपने x एक्सिस में ले रखा है, ऑलराइट. कितना आप प्रेशर लगा रहे हो, दैट इज द लोड, दैट इज Q अपॉन द एरिया. कितना प्लेट का एरिया है, दैट इज दैट कितना प्रेशर आप लगा रहे हो, और इस प्रेशर के कारण कितना सेटलमेंट देखा गया है, दैट इज टू बी ऑब्जर्व देयर. ऑलराइट, सो दैट इज द पॉइंट on the y-axis here. Next point is the shear failure occurs when plate starts settling suddenly at a faster rate in case of dense sand and stiff soil, whereas in the loose soil failure is progressive. Okay, तो एक fixed pattern रहता है. It depends कि dense sand है कि आपका loose sand है. Alright, for loose soil to find the failure condition graph may be plotted on log scale, कि हमें एक clear defined point मिल जाए failure का, तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है. अच्छा, तो ये जो 7th पॉइंट था, द shear failure occurs when the plate starts settling. लेट अस सी हियर कि देखिए यहाँ पे लेट से कोई भी एक टाइप की सॉइल हमने ले ली है और आपने पहले लेट से 5 यूनिट्स का लोड लगाया, फिर लेट से आपने 10 यूनिट्स का लोड लगाया, 15 का लगाया, 20 एंड देन 25 का आपने लोड लगाया. ऑलराइट, दिस इज द लोड दैट यू आर बीइंग अप्लाइड. हम इस वाले कर्व को अभी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसी कर्व को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. अब होता क्या है, जैसे जैसे आप लोड लगाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्लेट विल बी सेटलिंग देयर. जैसे जैसे प्लेट सेटल कर रही होगी, लेट से आपने 5 का जब लोड लगाया तो आपको लेट से 1 mm का सेटलमेंट देखने को मिला. फिर उसके बाद क्या होगा, आपने लेट से लोड बढ़ा के आपने 15 किया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ और सेटलमेंट देखने को मिला, लेट से 3. ऑलराइट, आपने इसको 25 किया तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पे 5 mm का सेटलमेंट हो रहा है. बट इसके बाद क्या हुआ, आपने इसके बाद लोड बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और आपने क्या देखा कि सेटलमेंट तो होता ही चला जा रहा है. अगर ऐसा होता है तो मतलब कि ये जो पॉइंट है, दिस इज़ द फेलियर पॉइंट. इस पॉइंट पे आके, इस लोड पे आके फेलियर अकर कर गया है. दिस लोड Q दैट इज इक्वल टू, अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 25 था. ऑलराइट, तो इस 25 पे क्या हुआ, सेटलमेंट स्टार्टेड टेक प्लेस इन अ फास्टर रेट, और इसी को हम फेलियर लोड भी कह देंगे. So this is there. Let us see the curve which can be obtained there. देखिए ये जो फर्स्ट कर्व है यहाँ पे ये वाला, और दिस अगर हम लॉग की बात करें, दोनों सेम चीज़ है बट डिफरेंस क्या है, दिस इज द ओरिजिनल स्केल एंड दिस इज द लॉग स्केल. ओके, दिस इज द लॉग स्केल. ओके, सो फर्स्ट इज द लूज सैंड और स्टिफ क्ले, दिस कर्व है जहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव फेलियर मिलता है. ओके, एंड दिस इज द डेंस सैंड एंड द स्टिफ क्ले, जहाँ पे आपको यहाँ पे फेलियर पॉइंट मिला और उसके बाद फिर ग्राफ इस तरीके से चला जा रहा है. अगर आप लॉग कर्व में बात करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिला, देन इट विल एक्सटेंड लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द कर्व विच इज ऑब्टेन्ड इन द फील्ड. सो दिस इज द लोड सेटलमेंट कर्व that is being obtained. Now let us see here what happens if the soil is clay, what happens if the soil is sand. Okay, तो क्ले में क्या होगा, बियरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द फुटिंग. सो इसमें कोई फुटिंग का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है. ऑलराइट, सेकेंड इज सैंड. सैंड में क्या होता है, बियरिंग कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द फुटिंग. ऑलराइट, जो भी साइज होगा विड्थ होगा फुटिंग का, उसको हम लेके चल लेंगे. लेट्स सी द नोटेशंस फर्स्ट. QUF. ऑलराइट, तो ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, बट किसकी, फुटिंग की. ऑलराइट, F here denotes footing and P denotes the plate. Okay, so common nomenclature है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें. Next is QUP, that is the ultimate bearing capacity of the plate as determined from the load settlement curve. Okay, so this you are already determining from the load settlement curve. Then BF is the width of the footing and then this BP is the width of the plate and FOS is the factor of safety which we will be considering on in the later sections. तो यहाँ पे देखिएगा this QUF है ना, जितना भी फुटिंग का आपको चाहिए होगा that will be equal to what, QUP. यानी कि अब आपने जब आपने प्लेट लोड टेस्ट किया तब क्या होगा, यहाँ पे आपने Q मेजर करना स्टार्ट किया और करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आपने सेटलमेंट देखना शुरू किया. अब यहाँ पे समझिएगा कि किसी एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, फेलियर अकर कर जाएगा, लेट से दिस पॉइंट पे आके,
और इस पॉइंट का जो लोड है लेट्स से क्यू यू पी है, ओके। अगर ये मैंने कहा कि ये क्ले है, ऑलराइट, तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि जितना लोड आपको यहाँ देखने को मिला उतना ही bearing capacity होगा किसका, footing का. So this QUF, ultimate bearing capacity of the footing, is equal to that failure load that you obtained from the load settlement curve. So this is the point here. नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं सैंड की, तो यहाँ पे ये बस बोला गया कि ये फुटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द फुटिंग. सो आई कैन से दैट क्यू यू एफ इज इक्वल टू क्यू यू पी इंटू बी एफ अपॉन बी पी, विड्थ ऑफ द फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ द प्लेट. सो ये इस प्रोपोर्शन में वेरी करती है. So this is clay and the sand. Now let us see one more thing here. Settlement criteria. As per the codal provision, permissible settlement for the sandy soil is 25 mm. For the clay soil, it is 40 mm. And as per empirical relation, let us see here that for dense sand, this SF upon SP is equal to BF into BP plus 0.3 upon BP into BF plus 0.3 का whole square. जहाँ पे BF और BP की वैल्यूज जो है यहाँ पे आपको मीटर्स में रहेंगी, और जो सेटलमेंट है दिस इज इन mm, कितने mm में हो रहा है. जब हम क्ले की बात कर रहे हैं तो क्ले में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं मेंशन करी गई है. अगर हम सिल्ट की बात करते हैं तो इट इज़ गिवन बाय एस एफ बाई एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी पी टू द पावर ऑफ n प्लस 1, जहाँ पे n की वैल्यू 0.5 होती है. सो दिस इज रिलेशन विच इज़ बीन गिवन हेयर टू फाइंड आउट द सेटलमेंट. सो लेट अस सी नाउ using the given relations find the permissible settlement of the plate, and using the load settlement curve determine the safe settlement pressure. Okay, जो किस पॉइंट पे वो फेल कर जा रहा है. Okay, if the soil is clay then allowable pressure on the footing is equal to allowable pressure on the plate QAP. Okay, allowable pressure on the plate. Second is if the soil is sand, तब वहाँ पे क्या होगा, it is proportional to the width of the footing and the width of the प्लेट, है ना, इसका रेशियो पे डिपेंडेंट रहेगा. सो लेट अस सी हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन हियर, अ टेस्ट प्लेट 30 सेंटीमीटर क्रॉस 30 सेंटीमीटर इज रेस्टिंग ऑन अ सैंड डिपॉजिट. ऑलराइट, it is resting on a sand deposit. It settles by 10 mm under a certain loading intensity. A footing of 150 centimeter cross 200 centimeter resting on the same sand deposit and loaded to the same load intensity settled by how much. तो ये कहा गया है कि प्लेट लोड टेस्ट किया गया, ओके, एंड द प्लेट यूज्ड वाज अ स्क्वायर प्लेट, और जिसका साइज कितना था 30 बाय 30. अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो कुछ इस तरीके का रहेगा, है ना. दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर. दिस इज द प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द टेस्ट. अगर आप पिट की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी प्लेट होगी. जब आप ये साइड व्यू देखोगे तो आपको इस तरीके से ये चीज़ देखने को मिलेगी. ओके, सो दिस इज द 30 सेंटीमीटर. अच्छा, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, दिस इज द डी एफ. ऑलराइट, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे फुटिंग इज गिवन 150 सेंटीमीटर क्रॉस 200 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द फुटिंग इज दैट इज 150 सेंटीमीटर. तो लेट्स सी द फ्यू पॉइंट्स हियर, बी एफ एंड दिस बी पी. तो यहाँ पे बी पी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दैट इज 0.3 मीटर्स एंड बी एफ इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर. अच्छा, एक चीज़ और दे रखी है क्या, इट इज़ अ सैंड डिपॉजिट. अगर क्ले होता तो दैट वुड हैव बीन समवॉट डिफरेंट. सैंड है तो कुछ अलग चीज़ है. अब ये पूछा गया है कि आप उसी सेम लोडिंग इंटेंसिटी पे जिस पे आपने प्लेट लोड टेस्ट किया है, उसी लोडिंग इंटेंसिटी पे अब आप ये बताइए कि यदि फुटिंग को रखा जाएगा तब कितना सेटलमेंट अकर करेगा. तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें बताया गया है कि 10 mm का सेटलमेंट हो रहा है अगर हम प्लेट लोड टेस्ट की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, अगर हमें फुटिंग के बारे में पूछा गया है तो यू आर बीइंग आस्क्ड दिस एस एफ. ऑलराइट, सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ फॉर द सैंड्स. So this SF by SP is equal to BF into BP plus 0.3 by BP into BF plus 0.3 का whole square. So when you put these values, these 4 values in this equation, you will get the settlement of the footing as 27.8 mm. यानी अगर मैं इसका इन्फरेंस निकालना चाहूँ या थोड़ा सा समझना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने प्लेट लोड टेस्ट किया, और किससे किया, 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर की प्लेट से आपने प्लेट लोड टेस्ट किया, तो आपको उस टेस्ट में जो सेटलमेंट देखने को मिला वो था 10 mm का. बट जब आपने 150 क्रॉस 200 सेंटीमीटर की जो आपने फुटिंग आपको जो कंस्ट्रक्ट करनी है, उसमें जो एक्चुअल सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा दैट वुड हैव बीन 27.8 mm.
तो आपने प्लेट लोड टेस्ट किया और एक्चुअल में क्या डिटरमिन किया कि कितना सेटलमेंट होगा एक्चुअल फुटिंग का. सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट. स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का डिटेल में डिस्कशन हमने पहले मॉड्यूल में कर रखा है, जहाँ पे हमने सॉइल एक्सप्लोरेशन के बारे में कुछ बातें कर रखी थी. ओके, सो सेम वही चीज़ है जहाँ पे हम ओवरबर्डन प्रेशर और डायलेटेंसी करेक्शन की बात कर रहे थे. ऑलराइट, और उन्हीं करेक्शंस के बाद जो भी वैल्यूज हमारी निकल के आ रही थी दैट वुड हैव बीन द SPT number, alright, standard penetration test number that was denoted by N. Okay, so we'll see a few numericals later on and the uses of this also. Cone penetration test, this is the next topic. इस टॉपिक पे भी अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है. कैसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं इन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है. ओके, सो लेट अस सी नाउ हियर व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दिस कोन पेनिट्रेशन टेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेटलमेंट क्राइटेरिया. ओके, सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इस कोन पेनिट्रेशन टेस्ट का कैसे यूज करेंगे. लेट अस सी हियर नाउ. De Beer and Martens, they people in 1957 proposed a settlement formula for the sand. Now what they did, they divided the sand stratum into a number of layers such that each layer has approximately same value of the cone penetration resistance. ओके, ये कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस अगर आपको याद हो तो हमने जब डिस्कशन किया था कोन पेनिट्रेशन टेस्ट तो वहाँ पे हम QC से डिनोट करते थे. ओके, सो अब इन्होंने क्या किया कि एक सैंड स्ट्रेटम ले लिया लाइक दिस, ऑलराइट, और इसको अलग अलग लेयर्स में बांट दिया. लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4 एंड सो ऑन. ठीक है, बेसिकली ये इन्होंने जो दिया था ये सैंड के लिए दिया था, अलग अलग लेयर्स में बांट दिया. और इन लेयर्स की जो थिकनेस थी वो इस हिसाब से थी कि जो एवरेज वैल्यू है कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की वो सबकी इक्वल है. ओके, एवरेज वैल्यू फॉर ईच लेयर इज टेकन. ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेट अस सी द कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट. यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट इन्होंने दिया था दैट वाज गिवन बाय C इज इक्वल टू 1.5 QC बाय सिग्मा नॉट बार. ओके, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रेस हेयर. और दिस QC, जो QC है ये आपको पता है, ये CPT में हमने कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की बात करी थी. ओके, सेटलमेंट इन ईच लेयर. ओके, हमने सैंड लेयर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया. अब हमें हर एक पर्टिकुलर लेयर में जो सेटलमेंट निकालना होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. इट इज इक्वल टू 2.3 into H by C into log of sigma naught bar plus delta sigma by sigma naught bar, where H is the thickness of the layer and delta sigma is the increase in the vertical stress at the middle of the layer. तो इसमें आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें देखना आप ये चीज़. लेट्स से दीज आर 3 layers, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ डिटरमिन करनी पड़ेगी. दैट इज व्हाट, अगर ये पूरी लेयर है तो एट द सेंटर ऑफ दिस लेयर यू हैव टू डिटरमिन द डेल्टा सिग्मा. ओके, सो एट ईच एंड एवरी लेयर उसके मिडल पे जाओगे और वहाँ पे डेल्टा सिग्मा आप कैलकुलेट कर रहे होंगे. ओके, सो दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. सेटलमेंट इन ईच लेयर, और फिर आप सभी सेटलमेंट्स को एड अप कर दोगे. ऑलराइट, व्हेन यू ऐड ऑल द लेयर्स, ऑल द सेटलमेंट इन द इंडिविजुअल लेयर, तो आपको टोटल सेटलमेंट आपको मिल जाएगा. अब मेहरॉफ साहब ने 1965 में ही ऑब्जर्व दैट डी बियर एंड मार्टिन्स अप्रोच ओवर एस्टिमेट्स द रिजल्ट. ओवर एस्टिमेट रिजल्ट मतलब क्या हुआ कि सेटलमेंट कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बता दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि C की वैल्यू 1.9 QC बाय सिग्मा नॉट यूज़ करिए. जब इन्होंने ये चीज़ कही तो ये 1.9 वाला फैक्टर क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर में आता था सेटलमेंट में. लेट अस सी हियर, ये प्रीवियस स्लाइड है जहाँ पे दिस C इज़ हेयर, है ना. अब ये जो है 1.5 की जगह क्या हुआ, मेहरॉफ साहब ने इसको 1.9 कर दिया. जैसे ही इसको 1.9 किया तुरंत क्या होगा, सेटलमेंट की वैल्यू विल बी स्लाइटली रिड्यूस्ड. और अभी देखा जाए तो प्रैक्टिकली हम लोग मेयरऑफ मेथड को यूज़ करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज बीइंग नाउ यूज्ड. ऑलराइट, देन दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैंड NCS. Now let us see one more method, one important method here, Schmertmann approach. He gave it in 1970. तो इसमें भी यही चीज़ थी, सॉयल को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया रखा था, हर एक लेयर का इंडिविजुअल सेटलमेंट होता था और फिर हमने बाद में सभी सेटलमेंट को एडअप करके टोटल सेटलमेंट पूरे सॉयल का निकाल रखा था. बट इस मेथड में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट है. पहला पॉइंट यहाँ पे बात कर रहा है सीट ऑफ सेटलमेंट की. इसका डिस्कशन अभी तक क्लास में नहीं हुआ है, सो आई विल बी डिस्कसिंग इट. Second is soil layer is divided into a number of layers of thickness delta Z and average static cone resistance of each layer is determined. ठीक है, इस पॉइंट को भी हम देखते हैं. पहले आप ये समझिएगा सीट ऑफ सेटलमेंट क्या होता है.
सीट ऑफ सेटलमेंट एक तरीके से एवरेज स्ट्रेस है, ओके यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि स्ट्रेस का इन्फ्लुएंस कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है उसकी बात यहाँ पे होगी। लेट्स से इफ दिस इज़ द ग्राउंड लेवल और ये कुछ लोड लग रहा है, ऑलराइट। सो इस लोड के कारण कहाँ तक, किस जोन तक कितना प्रेशर जाएगा उसकी बात यहाँ पे करते हैं। अच्छा, अब ये सीट ऑफ सेटलमेंट में भी यही चीज़ है कि कभी कभी इसको 2 टाइम्स बी ले लेते हैं, कभी कभी इसको 4 टाइम्स बी ले लिया जाता है। मतलब कि इसके नीचे अगर आप बात करोगे, ऑलराइट, ये तो ग्राउंड लेवल हो गया, अगर आप 4 टाइम्स बी या 2 टाइम्स बी के नीचे अगर आप बात करोगे तो उसके बाद के स्ट्रेस को आप कंसिडर नहीं करते हैं। तो यही सीट ऑफ सेटलमेंट बताता है कि उतने रीजन तक यू विल बी कंसिडरिंग द स्ट्रेसेस, बट उसके बाद के जो रीजन है उसको आप नहीं कंसिडर करेंगे व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस, ओके। So let us see here the seat of settlement is taken as equal to 2b below the base of the foundation. तो ये 2b डेप्थ तक बात करते हैं कि ये स्ट्रेस जोन है, इसके नीचे कोई इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं है, ऑलराइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हियर। सेकंड पॉइंट इज द सेम एज द प्रीवियस अप्रोच, that the soil layer is divided into a number of layers of thickness delta z and average static cone resistance of each layer is determined. तो इसमें सेकंड पॉइंट जो था कि एवरेज this cone resistance is to be determined. Let us see here, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये ग्राउंड लेवल है, ऑलराइट, और जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे चले जा रहे हैं, ओके, एज यू आर गोइंग डाउनवर्ड, तो आपको सॉइल की अलग अलग लेयर मिलेगी। अब सॉइल के अलग अलग लेयर में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। अब उसमें आपको ये जो ऑब्जर्व होगी कि जो कोन रेजिस्टेंस है दैट इज़ व्हाट समवॉट वेरिंग, और यही इस टेस्ट का एडवांटेज था इन कंपैरिजन टू द एसपीटी टेस्ट कि यहाँ पर आपको कंटिन्यूस वेरिएशन मिलता था। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये है तो आपने इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ निकाल ली। सिमिलरली अगर आपको ये एक्चुअल वैल्यू मिल रही है तो आपने एवरेज वैल्यू यहाँ निकाल ली। सिमिलरली एवरेज वैल्यू इस लेयर की यहाँ पे निकल गई, एवरेज वैल्यू इस लेयर की यहाँ पे निकल गई। सो वॉट एवर बी द कोन रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे इस वाई एक्सेस पे, सॉरी दिस एक्स एक्सेस पे आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ऑलराइट। सो वॉट एवर बी द केस हेयर, आप उसके हिसाब से कोन रेजिस्टेंस की वैल्यू देख सकते हैं, ओके। सो दिस इज देयर। यहाँ पे जो सेटलमेंट देखा जाता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला C1 इंटू C2 इंटू Q इंटू समीशन ऑफ z इज इक्वल टू 0 से लेके 2b तक IZ बाई E इंटू डेल्टा z, ऑलराइट। सो दिस इज द सेटलमेंट दैट इज टू बी सीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझिएगा आप कि C1 और C2 तो अलग टर्म्स हैं, Q अलग टर्म है, बट ये जो बात करी गई है z इक्वल टू 0 से लेके 2b तक बात करी गई है। यानी कि यदि ये ग्राउंड लेवल है और आप नीचे जाते जा रहे हैं तो आप z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 2b तक ही सिर्फ बात करेंगे, उसके नीचे की बात हमारे लिए काम की नहीं है, ऑलराइट। सो दैट इज देयर। सो लेट अस सी कि ये समेशन और ये C1 C2 और ये Q कैसे कैसे डिटरमिन हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि आई एम टेकिंग दिस एज द this IZ is there, that is the strain influence factor, और ये जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग है ये आप जैसे जैसे ग्राउंड में नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको देखते जाएंगे कि इसका वेरिएशन क्या है। अब जो ये स्ट्रेन इन्फ्लुएंस फैक्टर है दैट इज दिस टर्म IZ, ऑलराइट। सो दिस वैरीज एज यू गो डीपर डाउन देयर, है ना। जैसे जैसे आप ग्राउंड के नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। कैसे चेंज होती रहेगी इसको समझिएगा। जैसे जैसे ये स्टार्टिंग में तो लेट्स से 0.1 है, देन इट डिक्रीजेज, okay, sorry, it increases to the maximum value and then it again starts decreasing as you go to the 2b depth. अब ये तो आपका फॉर द स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग के लिए है, बट जैसे ही आप स्ट्रिप फुटिंग की बात करोगे, स्ट्रिप फुटिंग मतलब क्या हुआ कि लेंथ बहुत ज़्यादा है ब्रेड्थ से, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि लेंथ टू ब्रेड्थ रेशियो इज ग्रेटर देन 10। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में द सेटलमेंट और द सीट ऑफ सेटलमेंट विल बी व्हाट टू अ मच लार्जर डेप्थ। तो जो स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग है उसके लिए आपने जो सीट ऑफ सेटलमेंट है वो 2b ले रखा है, और जो आपकी स्ट्रिप फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग मतलब क्या हुआ, लेंथ इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द विड्थ, ओके। इसके लिए आपने इसको सीट ऑफ सेटलमेंट को 4 टाइम्स भी कंसिडर किया है। सो इस डायग्राम में आप अगर देखो तो ये जो डॉटेड पोर्शन है दिस इज द इन्फ्लुएंस फैक्टर वैल्यू फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 4b। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग जो है IZ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। वॉट एवर बी द केस कि स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग है
या फिर स्ट्रिप फुटिंग है. Now let us see here in this that you have already seen the formula here. C1 is the depth embedment factor. It is given by 1 minus 0.5 sigma naught bar by q, where sigma naught bar or dash is equal to effective overburden pressure at the foundation level. Okay, so this is a very important point. df depth नीचे पे आप जाके इसको चेक कर रहे होगे. Second is this q. q क्या है? Net increase in the pressure at the foundation level. अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम इसको आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज दिस q एक्चुअली. C2 इज द एम्पेरिकल क्रीप फैक्टर. जब हम क्रीप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तब हमेशा ये समझिएगा कि टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, तो समय के साथ साथ ये चीज़ चेंज होगी, तो इस फैक्टर की वैल्यू समय के साथ साथ चेंज होगी. सो दिस C2 इज गिवन बाय 1 + 0.2 log टू द पावर ऑफ टू द log ऑफ t by 0.1. इसका बेस आपका 10 है. Where t is the period for which settlement is to be calculated. कितने साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है सेटलमेंट, वो चीज़ यहाँ पे इसके द्वारा दी जाती है. एंड दिस IZ इज द एवरेज स्ट्रेन इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर ईच लेयर. ओके, ये जो IZ है, डेल्टा Z है और E है, ये हम क्या कर रहे थे, हर एक लेयर के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे थे और फिर उसके बाद सभी लेयर्स को हम समेशन कर दे रहे थे और फिर उसके बाद हमारा टोटल सेटलमेंट निकल के आ रहा था. So this delta Z is the thickness of the each layer, and then E is the deformation modulus of each layer, and this E is given by 2.5 times of QC. Okay, this E is given by 2.5 times of QC. So this QC is equal to average value of the cone resistance in each layer. Okay, तो ये कुछ factors हैं जो आप individual layers के हिसाब से देखते हैं. Okay, and this is the entire formula here. एंड C1 C2 Q और फिर उसके बाद इस समेशन को आप हर एक लेयर के लिए फॉर ईच लेयर यू कैलकुलेट इट इंडिविजुअली. ओके, सो दिस इज द एंटायर थिंग. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी फर्दर डिस्कसिंग व्हाट इज द different other factors and the numerical related to it. Thank you for today.